तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस 12th कॉमर्स की अकाउंटेंसी की क्लास में। हम लोग आज बात करेंगे अबाउट द टॉपिक्स ऑफ अकाउंटेंसी फॉर द क्लास 12th। एज फार एज योर एकेडमिक कोर्स इज कंसर्न एंड एज फार एज योर कॉमर्स फील्ड इज कंसर्न, अकाउंटेंसी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे कि आफ्टर 12th सब लोगों का एक ड्रीम रहता है कि सर कॉमर्स बैकग्राउंड के बाद में या तो हम सीए या सीएस या सीडब्ल्यूए, एमबीए, एलएलबी ऐसा कोई कोर्स परस्यू करें, तो उसमें अगर एक कोई सब्जेक्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है अकाउंटेंसी। और जिस तरह से आपने 11th में उस अकाउंटेंसी का बेसिक्स कवर किया है, आज समय आ चुका है उसके ऊपर कोई एक अच्छी इमारत खड़ी करने का। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग अब शुरुआत करते हैं 12th के कुछ एक पर्टिकुलर चैप्टर्स का हम लिस्ट आउट करते हैं, हम समझते हैं वो चैप्टर्स क्या है, एंड देन आज ही हम लोग एक फर्स्ट चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट द डिटेल्स ऑफ द चैप्टर्स, सो हमारा 12th का जो करिकुलम डिजाइन किया गया है वो डिजाइन हुआ है इस बेसिस पर कि पहले आपको सिखाया गया कि 11th में हम आपका फाउंडेशन बिल्डअप कर दें, एंड देन अब यहाँ पर कुछ 12th स्टैंडर्ड में अब एप्लीकेशन के ऊपर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी का जो बेसिक्स कवर करना था वो 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने अच्छे से कवर किया है। अब बात आती है उस नॉलेज का एप्लीकेशन करने का। देखिए साहब, हुआ ऐसा, अब एक कहानी के साथ अपन शुरुआत करते हैं, समझिए। जस्ट अ मोमेंट जी साहब, समझिए एक ही हमारे चिंटू जी हैं, चिंटू भैया। अब सीए करते करते इन्होंने सोचा सर कुछ अच्छा लाइफ में और कुछ भी किया जाए, जरूरी थोड़ी ना कि सीए बनने के बाद में हम या तो प्रैक्टिस या फिर जॉब करें, जब अपना खुद का एक अच्छा बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे आदित्य बिरला जी, जो आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड के या फिर आप कह सकते हो बिरला लिमिटेड, बिरला सन्स के जो है अभी चेयरपर्सन है, उन व्यक्ति के बारे में, वो बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो जरूरी नहीं है कि सीए बनने के बाद में कुछ हम लोग जॉब या फिर यही आपका प्रैक्टिस करें, रादर आप यहाँ पर खुद के लिए आपने एक बिजनेस के बारे में सोचा। जब एक व्यक्ति खुद के बिजनेस के बारे में सोचता है तो सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड उसके होंगे, सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड उसके होंगे बेटा जी। ठीक है, सारे मैनेजमेंट के डिसीजन वो लेगा, वो सोचेगा कि किस तरह से बिजनेस को आगे एक्सपांड करना है, वो सोचेगा बिजनेस में किस तरह से हम लोगों को कोलैबोरेशन करना है, वो ये सारे डिसीजन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। और जिन डिसीजन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा उसी डिसीजन के बेसिस पर या तो वो प्रॉफिट अर्न करेगा या फिर वो लॉस अर्न करेगा। जो कुछ होगा वो अकेला उस व्यक्ति के रिस्पेक्ट में रहेगा। इस बिजनेस को नाम दिया जाता है बेटा आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट पढ़ा था बेटा, फाइनल अकाउंट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें आप लोगों ने कुछ याद दिलाते हैं, जनरल एंट्रीज के बारे में पढ़ा था, कुछ ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ा था आपने, सब्सिडरी बुक्स के बारे में पढ़ा था आपने कुछ ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा था। ये जनरल, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी ये तो एक अलग पोर्शन हो गया, बट जो अभी फिलहाल आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड की बात करा जाए, जो आपने ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट कवर किया है, वो कवर किया था बेटा सोल प्रोप्राइटर का। सोल प्रोप्राइटर हम लोग 11th में कवर करके आ चुके हैं। अब हुआ ऐसा कि ये चिंटू भैया ने जो अपना बिजनेस स्टार्ट करा, अपने बिजनेस में बहुत आगे तक बहुत आगे तक निकल गए। इनको लगा कि अब सर समय आ चुका है कि अब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करना स्टार्ट करे। उस व्यक्ति ने सोचा कि क्यों ना मैं, मेरा एक दोस्त है पिंटू, उसे भी अपने बिजनेस में शामिल कर लूं। उसने पिंटू को बुलाया, उसने बोला पिंटू भाई सुनो, क्या मेरे बिजनेस में आपको कोई इंटरेस्ट है? उसने बोला हाँ यार, तेरा बिजनेस तो बहुत अच्छा है यार, मैं चाहता भी हूं कि तेरे बिजनेस को मैं ज्वाइन करूं। अगर तू चाहता है कि मेरे बिजनेस को ज्वाइन करे तो क्यों ना हम लोग पार्टनरशिप में इस बिजनेस को कन्वर्ट कर दे। मैंने एक शब्द इंट्रोड्यूस किया यहां पर, पार्टनरशिप। तो इन दोनों ने, चिंटू और पिंटू दोनों ने मिलकर के ये काम करा, अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर दिया। पार्टनरशिप का मतलब दोनों मिलकर के अब उस रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। सर रिस्क एंड रिवॉर्ड का मतलब क्या हो गया?
भाई जो भी बिजनेस चलेगा वो मैनेजमेंट के डिसीजन के ऊपर चलेगा, उस व्यक्तियों के डिसीजन के ऊपर चलेगा। डिसीजन अगर अच्छे हुए, वो सही एग्जीक्यूट हुए, तो वो अच्छा परिणाम देंगे, अर्थात प्रॉफिट में कन्वर्जन होगा। और अगर वो परिणाम अच्छे नहीं रहे तो वो लॉस के लिए लॉस उसका हो सकता है। इसका मतलब सर जब भी बिजनेस की बात की जाए तो यहां पर जो भी डिसीजन होता है वो मैनेजमेंट का होगा। और यहां इफ आई टॉक अबाउट द पार्टनरशिप, तो यहां पर दोनों पार्टनर उस रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अब पार्टनरशिप बिजनेस आया, पार्टनरशिप में यहां पर हम लोग, ये अपना एक चैप्टर रहेगा बेटा, पार्टनरशिप में यहां पर हम लोग सीखेंगे कि दोनों पार्टनर में अगर प्रॉफिट का हमें बंटवारा करना है तो हम प्रॉफिट कैसे बांटेंगे। प्रॉफिट का बंटवारे के बाद में अगर वो लोग कैपिटल लगा रहे हैं तो उस कैपिटल पर हमें कोई ब्याज देना होगा या नहीं देना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्याज देना होगा या नहीं देना होगा। इसके अलावा सर अगर कोई नया पार्टनर एंटर होता है, कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर हमें छोड़ के चले जाता है, कोई पार्टनर की हमें डेथ हो जाती है या फर्म ही पूरी तरह से खत्म हो जाती है, तो किस तरह से हम इस पार्टनरशिप का अकाउंटिंग करने वाले हैं, ये हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू दे रहा हूं। जो 11th में आप पढ़ के आए थे सोल प्रोप्राइटरशिप, उसको अब 12th में हम लोग आगे एक्सपांडेड वर्जन में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है पार्टनरशिप। हुआ ऐसा कि चिंटू और पिंटू ने पार्टनरशिप में बहुत अच्छा काम करा। अब उनको लगा कि अब न केवल आपके सेंट्रल इंडिया में आपको अपना एग्जिस्टेंस दिखाना है, वरन पूरे इंडिया में आपको अपना एग्जिस्टेंस दिखाना है। इन्होंने क्या सोचा, सर अगर इंडिया लेवल पर अपने आप को एग्जिस्टेंस में लेकर के आना है तो बहुत बड़ी कैपिटल रिक्वायर्ड होगी, और बहुत बड़ी कैपिटल मतलब हम दोनों तो पैसा इतना लगा नहीं सकते, तो हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा और लोगों से बोलना पड़ेगा, साहब हमें पैसा दीजिए। इसको नाम दिया जाता है कंपनी फॉर्मेशन। बेटा कंपनी फॉर्मेशन, कि हम अकेले कैपिटल नहीं लगा सकते, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम सारा पैसा लगा करके पूरे इंडिया में एग्जिस्ट कर जाए। रादर हमें हमारे बिजनेस के लिए, हमारे अलग अलग लेवल पर एग्जिस्टेंस के लिए हमें बहुत बड़े पैसे की आवश्यकता है, और वो पैसा हम लोगों से मांगेंगे और लोगों को बोलेंगे आप हमारी कंपनी में हिस्सेदार बनिए, आप भी हमारी कंपनी में ऑनरशिप लीजिए। तो ये बिजनेस जो होता है वो हो गया आपका कंपनी बिजनेस। कंपनी बिजनेस में सर यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से कंपनी का फॉर्मेशन होता है, कंपनी का किस तरह से फॉर्मेशन किया जाएगा, कंपनी में जो पैसा लगाएगा जिसको अपन बोलते हैं शेयर होल्डर्स, जो पैसा लगाएगा जिसको अपन नाम देते हैं शेयर होल्डर्स, उन शेयर होल्डर्स के रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या रहेंगे, उनको प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा तो क्या नाम से मिलेगा, कितना मिलेगा, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे कंपनी अकाउंट्स में। पहला फिर से मैं आपको रिकैप करवाता हूं चीजें। 11th में आप लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप कंप्लीट करा, मतलब एक अकेला व्यक्ति क्या बिजनेस के लिए कर सकता है और वो बिजनेस के रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, वो आप लोगों ने 11th में पढ़ा। ठीक है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन अब 12th में हम देख रहे हैं। पहला टॉपिक जो मैंने बात करा आपको पार्टनरशिप, अर्थात मैं अकेला इतना सारा काम नहीं कर सकता। लॉ ऑफ सिनर्जी क्या कहता है सर, पहला का जमाना कुछ और हुआ करता था जहां पर चीजें अकेले आप कर सकते थे, बट नाउ दिस एरा इज डिफरेंट। अभी ये जो जमाना है पूरी तरह से अलग है। ये सिनारियो क्या कहता है, लॉ ऑफ सिनर्जी क्रिएट करने का, दैट प्रिंसिपल ये कहता है इसका, दैट आई कांट स्क्रैच माय बैक, यू कांट स्क्रैच योर बैक, लेट मी स्क्रैच योर एंड प्लीज स्क्रैच माइन। दैट इज, मैं मेरी पीठ नहीं खुजा सकता, तुम तुम्हारी पीठ नहीं खुजा सकते, एक काम करते हैं जुगलबंदी कर लेते हैं, मैं तुम्हारी पीठ खुजा देता हूं, तुम मेरी कर लो। अर्थात क्या हुआ सर, मिलजुल करके हमने काम करा। एक अकेला व्यक्ति होता तो शायद वो प्रॉपर तरीके से डिसीजन नहीं ले पाता। आज 2 लोग मिलकर के, 3 लोग मिलकर के, कुछ ज्यादा लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, तो वो बेटर तरीके से डिसीजन लेकर के अपने वेंचर को बड़ा बना सकते हैं। फिर हुआ ऐसा कि सर बिजनेस अच्छा चल रहा था, अब उसको लगा कि न केवल हमें सेंट्रल इंडिया में बात करना है, वरन हमें बहुत बड़े लेवल पर हमारा बिजनेस को एक्सपांड करना है। हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं, क्योंकि पूरे बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस करना है, बहुत बड़े लेवल पर अपने आप को एक्सपांड करना है, तो उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए पैसा कहां से लाए, तो हमने पब्लिक को अप्रोच किया। हम बोले पब्लिक को, पब्लिक एक काम करो, आप हमारे पास आइए और आप हमारे पास आकर के हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। आपको एज अ शेयर होल्डर, एज अ पार्टनर ही हमारी कंपनी में लेकर के आ रहे हैं। ये पार्टनरशिप का एक तरह का एक्सटेंशन ही है, समझिए।
पार्टनरशिप में जैसे चिंटू और पिंटू दोनों थे ना, वो दोनों ही एक दूसरे के साथ में एज एन ऑनरशिप में ही तो वर्क कर रहे थे। पिंटू भी यही बोल रहा था भैया ये मेरा धंधा है, चिंटू भी यही बोल रहा था ये मेरा धंधा है, और दोनों अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को एंजॉय कर रहे थे। एट द सेम टाइम सर जहां पर बहुत सारे लोगों को अप्रोच करा, उनको बोला भैया आप आइए और हमें पैसा दीजिए, यहां पर भी ये सारे लोग एज अ ऑनर कैपेसिटी में हमारे साथ में होंगे। उसका अकाउंटिंग कैसा होगा वो लोग हम एक चैप्टर होगा कंपनी अकाउंट्स, उसमें हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है साहब। अब सर 11th में हमने सोल प्रोप्राइटर की बात कर ली। सर 12th की बात करें तो पहला टॉपिक आपने पार्टनरशिप का बता दिया, दूसरा टॉपिक कुछ कंपनी करके पढ़ेंगे अपन, ऐसा कुछ आपने बताया। अब सर और भी कोई टॉपिक है? हाँ जी, देखो हुआ ऐसा, सर कंपनी चला रहे थे और कंपनी चलाते चलाते हमें ऐसा लगा क्यों ना हमें हमारे एरिया के कुछ लोग, हमारे टाउन के कुछ लोग, हमारी सिटी के कुछ लोग, हमारे स्टेट के कुछ लोग, इन लोगों के लिए कुछ करना पड़ेगा, या हमारी कम्युनिटी के कुछ लोग उनके लिए कुछ करना चाहिए। भाई अगर एक इंसान जो है एक लेवल पर आ जाता है, अच्छा पैसा कमा लेता है, तो वो सोचता है कि इतना सारा पैसा तो हम लेकर के जाएंगे नहीं, जो इंसान पैदा हुआ है वो एक दिन मरेगा तो जरूर, तो क्यों ना इतना सारा पैसा हमने कमाया है उसका कुछ हिस्सा कुछ जरूरतमंद लोगों के ऊपर खर्च किया जाए। तो ये लोग अब एक कंपनी का स्टार्ट या एक ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम होता है नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्थान का उद्देश्य, बेसिक ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि इनको प्रॉफिट में कोई दिलचस्पी नहीं है। भाई ऑर्गेनाइजेशन तो है, उनका दिलचस्पी प्रॉफिट अर्न करने में नहीं है। जैसे सर एग्जांपल लीजिए, सर एक रेड क्रॉस सोसाइटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है, आप लोगों ने सुना होगा रेड क्रॉस सोसाइटी। ये क्या है सर, ये क्या ऑर्गेनाइजेशन है? ये ना ब्लड बैंक का काम करता है सर। ये जरूरतमंद जो लोग होते हैं उनको ब्लड प्रोवाइड करता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा, कुछ पैसा चार्ज करता है। अर्थात मनी का मैटर तो यहां पर इन्वॉल्व है, और जहां मनी का मैटर इन्वॉल्व होता है वहां मुनिंगिरी आ जाती है। मतलब सर अकाउंटेंसी वहां पर होगी सर। यहां पर भी पैसे का जहां पर इन्वॉल्वमेंट दिखेगा हमें, तो वहां पर कुछ अकाउंटिंग तो करेंगे ना। प्रॉफिट इंटेंशन नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि यहां पर अकाउंटिंग ही नहीं होगी। भाई मनी का मूवमेंट तो होगा ना, कोई भी धंधा स्टैब्लिश करेंगे तो पैसे का आवन जावन तो होगा, मनी का इनफ्लो और मनी का आउटफ्लो तो होगा। तो उसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना होगा सर, हमें नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी अकाउंटिंग सीखनी होगी कि अगर कोई ऐसे संस्थान बनाई जाती है कि जिसका उद्देश्य ऐसा है जहां पर प्रॉफिट अर्न करना मेरा मकसद नहीं है, फिर भी उसका अकाउंटिंग अगर करना है तो किस तरह से अकाउंटिंग करेंगे वो हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में सीखेंगे। सर इसके अलावा और कोई चैप्टर है? हाँ जी, 2 चैप्टर आप और पढ़ने वाले हैं जिसका नाम ऐसा है, 2 चैप्टर और पढ़ेंगे। पहला चैप्टर आएगा आपका रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या हो गया? देखो बेटा, ये 12th आपके करियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है। यहां से आप लोग आपके करियर को एक नई दिशा देने वाले हैं। देखो 12th तक का जर्नी इज अ डिफरेंट, एंड उसके बाद का जर्नी पूरी तरह से अलग होगा। मैंने अपना इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में नहीं दिया, धीरे धीरे आगे आगे आते लेक्चर्स में और देते जाऊंगा। अभी फिलहाल के लिए बात करूं तो मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। अभी सर सीए जब मैं कर रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम की अगर मैं बात करूं ना, तो पहला आया सर, पहला पड़ाव 10th का है ना। आप लोग के साथ भी ये होगा और शायद हुआ भी होगा। 10th जब आया ना, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे डैड मेरे मॉम हमेशा मेरे को बोलते रहते थे कि बेटा ये 10वीं अच्छे से पास कर ले, देख तेरी लाइफ बदल जाएगी। मैंने सोचा हो सकता है, अपने से ज्यादा उनको पता है, उनका एक्सपीरियंस ज्यादा है। मैंने बहुत मेहनत करी 92% से पास हुए अपन। मुझे लगा चलो अब लाइफ बदल जाएगी। 11th पास करा अच्छे से, 12th फिर आ गया। अभी 12th वापस बोर्ड है। अभी यहाँ पर फिर मॉम डैड टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिए, बेटा बस एक बार और मेहनत कर ले, देखिए करियर का लाइन है आपका, इसके बाद बहुत अच्छे से काम हो जाएगा, आप सोचना बढ़िया हो जाएगा आपकी लाइफ के लिए, ऐसा वैसा। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। वैसे था साइंस बैकग्राउंड से, स्विच होकर के फिर कॉमर्स में आया, उसकी क्या अलग कहानी है। तो साइंस बैकग्राउंड में था और बहुत अच्छे से मेहनत करा, पूरे 85% पे अच्छे से पास हो गए। अब मुझे लगा चलो 12th कंप्लीट हुआ, अब लाइफ सेटल हो जाएगी, पर कोई सेटल वेटल कुछ नहीं हुई।
अब जाकर के आ गए सर, अब एक्चुअल लाइफ, एक्चुअल दुनियादारी अब यहां पर देखनी थी। अब समझना था कि अब अपने लिए कुछ करना है। 12th तक का तो जर्नी जो हो गया वो हो गया। अब भाई ये 3-4 साल 5 साल जो मिले हैं उसके अंदर कुछ या तो बन गए तो आगे आने वाली जिंदगी बहुत अच्छी होगी, या इन 3-4 साल 5 साल जो भी अपने को मिला यहां पर कुछ भी अपन ने कर लिया तो आने वाली जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली है। ये समझ में आया? तो सर आप ये अभी क्यों को रिलेट कर रहे हो? देखो 12th के बाद में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो कि कॉमर्स बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं ना, वो लोग या तो सीए करेंगे, सीएस करेंगे, सीएमए करेंगे, या कोई एलएलबी, एमबीए, ऐसा कोई प्रोफेशन वो परस्यू करेंगे। अब यहां पर हम लोग कॉमर्स के एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि कह सकते हो कि आप इकोनॉमी के डॉक्टर टाइप, जिस तरह से कोई एक पर्टिकुलर रीजन है वहां पर, जैसे अभी कोविड हो गया, अभी कोविड में कौन से लोगों ने ज्यादा मदद करी? जो डॉक्टर्स थे, है ना? तो वैसे ही हम लोग भी एक तरह के इकोनॉमी के डॉक्टर है। अभी इकोनॉमी के डॉक्टर हैं तो हम लोगों को एक एक चीजों की बारीक नॉलेज होना जरूरी है। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई वैल्यूज लिखे हुए हैं तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा वो समझना बहुत जरूरी है। और पूरा खेल हमारा इंटरप्रिटेशन का ही है बेटा, है ना? तो हम लोग ये रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर कोई बैलेंस शीट ला करके देता है, हमें कोई बैलेंस शीट ला करके देता है तो उस बैलेंस शीट को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना, उसके एक एक रेशियो, एक एक कंपोनेंट को इंटरप्रेट करना, ये हमारा दायित्व होगा। और इसी चीज को हम लोग यहां पर एक बेसिक एलिमेंट्री लेवल पर हम लोग समझने वाले हैं। ये रेशियो एनालिसिस वाला हो गया पॉइंट। एक पॉइंट आता है सर, एक आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट, अभी ये जब कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ाऊंगा आप लोग को, अभी खाली एक बेसिक में बता देता हूं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है। क्या होता है सर, हर एक कंपनी का मकसद क्या होगा? प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बढ़ा बढ़ा करके दिखाया जाए, या प्रॉफिट कम से कम दिखाया जाए? आपका आंसर होगा सर ज्यादा से ज्यादा दिखाया जाएगा। क्यों सर? अगर प्रॉफिट ज्यादा दिखाया तो इन्वेस्टर जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट देख रहे हैं, हमारी बैलेंस शीट देख रहे हैं, वो लोग सोचेंगे अच्छा इस कंपनी में बहुत मुनाफा है, कंपनी बहुत मुनाफा कर रही है, इसका मतलब अगर आज मैंने इसका शेयर परचेस कर लिया तो आज से डाउन द लाइन 10 ईयर्स के अंदर अंदर ये बहुत बड़ा शेयर बन करके बाहर निकलेगा, मेरा पैसा बहुत बड़ा हो जाएगा। हर किसी इंसान की यही सोच होती है। बट द प्रॉब्लम इज प्रॉफिट में मैनिपुलेशन, प्रॉफिट में चेंजेस करने के देयर आर मल्टीपल वेज। बहुत सारे अकाउंटिंग के टेक्निक्स हैं ऐसे जहां पे आप प्रॉफिट को सप्रेस भी कर सकते हो और प्रॉफिट को ओवरराइड भी कर सकते हो, आप बहुत बढ़ा चढ़ा करके दिखा सकते हो। तो सर प्रॉफिट है ना, वो एकदम ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे आप कंपनी का ट्रू वैल्यू एनालिसिस कर सकते हो। फिर से बोल रहा हूं, प्रॉफिट एकमात्र ऐसा पॉइंट नहीं है जिससे आप किसी भी कंपनी का ट्रू एनालिसिस कर सकते हैं। उसके लिए सर आपको यह चेक करना पड़ेगा कि कंपनी ने अपने बिजनेस से कितना कमाया, कंपनी ने अपना बिजनेस छोड़ करके कुछ और काम करा उससे कितना कमाया। सर समझ नहीं आया, कैसे? मतलब जैसे मान लो मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है ना? मैं अभी क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, और पढ़ा करके मान लो मैंने पूरे साल भर में 500 बच्चों को पढ़ाया, तो 500 बच्चों से जो फीस का रिकवरी आया वो मेरा ऑपरेटिंग बिजनेस है। यही तो मैं काम कर रहा हूं ना, ये मेरा ऑपरेटिंग बिजनेस है, और उससे जितना कमाई होगी अर्थात मेरे धंधे की कमाई है। बट हुआ ऐसा कि मेरे पुरखों की कुछ जमीन रखी हुई थी, आज वो जमीन जो थी मान लो 5 एकड़ जमीन रखी हुई थी, कॉरिडोर पे ये जमीन है मान लो, अभी वहां पर उसका जो भाव हो गया मान लो 50 करोड़ रुपए भाव हो गया, मैंने उसको बेच दिया, 5 एकड़ जमीन को 50 करोड़ रुपए में बेच दिया। 500 बच्चों की फीस मेरे पास कितनी आई बेटा? 500 बच्चों की लेट से 50 लाख रुपए फीस आई, और यहां पर मैंने कितना कमा लिया? 50 करोड़ रुपए कमा लिया। अब आप देखो, मैंने आपको बताया पूरे साल भर में मेरी कमाई 50 करोड़ 50 लाख रुपए। आप क्या सोचोगे? अरे यार कितने बच्चों को पढ़ा लिया होगा सर ने, वाह ये सर तो बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे होंगे क्योंकि इतने सारा अर्निंग करा है सर ने, इसका मतलब पूरी इंडिया में उनका रीच होगा। बट सही मायनों में देखा जाए तो 50 लाख रुपए ही मेरा ऑपरेटिंग बिजनेस से आया था, और मेरा कोई और तरीके से पैसा जो आया हुआ है वो तो 50 करोड़ रुपए है, और दोनों को मिला करके मैं प्रॉफिट जनरेट करके बताता हूं लोगों को। तो प्रॉफिट से क्या आपने मेरी ट्रू वैल्यू असेस कर पाई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो तो गलत वैल्यू निकल गई। इसका मतलब सर कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा जिससे मैं कंपनी का ट्रू एनालिसिस कर पाऊं, मैं समझ पाऊं कि प्रॉफिट के एलिमेंट को हटा दो तो फिर कंपनी अपने बिजनेस में कैसी है, कंपनी का बिजनेस बराबर चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या कंपनी और कुछ चीज है, अपनी असेट बेच करके तो अपना प्रॉफिट सप्रेस नहीं कर, अपना प्रॉफिट जो है वो बढ़ा तो नहीं रही है, ऐसा कुछ तो काम नहीं चल रहा है। इसलिए हम एक चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है सर कैश फ्लो स्टेटमेंट।
कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें ये बताएगा कि कैश का आवन कितना है, जावन कितना है, इनफ्लो कितना है, आउटफ्लो कितना है। ये सारा चीज हम लोग कैश फ्लो नामक टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ योर एंटायर सिलेबस। यहां पर हम लोगों को टोटल पांच चीजें पढ़ना होगी बेटा। मैं फिर से यहां पर एक चार्ट ड्रॉ करके बता देता हूं। एक 5 चीजें पढ़ना होगा। पहला आपको पढ़ना होगा पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप का अकाउंटिंग अपन समझेंगे पूरा। उसके अलावा कंपनी का पूरा अकाउंटिंग समझेंगे। इसके अलावा हम लोग नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे अबाउट रेशियो एनालिसिस के बारे में, और हम लोग बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बेटा। ठीक है, चलिए, सो दिस इज अबाउट द एंटायर स्टफ ऑफ योर सिलेबस। यही चीजें आपको पढ़ करके आगे काम करना है। आइए साहब, अब शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक के तरफ। पहले टॉपिक की तरफ हम लोग बात करते हैं, नाम है उसका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप सर हमें पढ़ना किसमें से होगा? आप कौन सी बुक को रेफर करते हो? आप लोग प्रैक्टिस के लिए कौन से क्वेश्चन देंगे? ये सारी चीजें पहले ही दिन अपन डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको भी क्लियरिटी रहे, मुझे भी मैं बताऊं तो आपको समझ में आए कि मैं किस में से बात कर रहा हूं। हम लोग जो पढ़ेंगे ये ऐसे कुछ नोट्स है मेरे, पूरे वर्कबुक स्टाइल में मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। ऐसे कुछ आपको नोट्स मिलेंगे। ये नोट्स जो है ये रेफर करने रहेंगे आप लोगों को। इसी नोट्स को बेस मान करके अपन लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, कुछ कॉन्सेप्ट्स को मैंने लिया हुआ है। जैसे मान लो एक कोई कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट का पूरा डिटेल थियरी है, उसके बाद में उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 2 3 जो भी रिक्वायर्ड होंगे, जितने भी अलग अलग एडजस्टमेंट के साथ में होंगे, वो सारी चीजें आ गया। इसको मैं नाम देता हूं मेन वर्कबुक। ठीक है, ये मेरा क्लास वर्कबुक होगा, मेन वर्कबुक है। दूसरा एक सेट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे, अर्थात यहां पर मैं 3 4 5 क्वेश्चन जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के होंगे वो मैं करवाऊंगा। उसके बाद आप लोगों को उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। उन क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन अवेलेबल रहेगा। क्वेश्चन जो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उनके नीचे उसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल रहेगा, या बैक साइड में उसका सॉल्यूशन। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर टॉपिक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक में 10 अलग और क्वेश्चन आ गए, तो 10 क्वेश्चन का एक पूरा सेट होगा, और उसके बाद का पेज आप देखेंगे तो उन 10 क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन भी उसके अंदर अवेलेबल रहेगा। अब जो 10 क्वेश्चन उसमें लिए होंगे, वो सारे क्वेश्चन जो है, मतलब उसके जो भी इंटर कनेक्टेड पॉइंट्स होंगे, वो ऑलरेडी मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका होगा। सर मार्केट में सर बहुत सारी रेफरेंस बुक चल रही है, हम कौन सी रेफरेंस बुक से पढ़ें तो सही रहेगा? देखो, आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा इंपॉर्टेंस उसके ऊपर होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट हमें समझ में आया नहीं आया। कॉन्सेप्ट अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो मैं नहीं समझता आपको 500 क्वेश्चन करने की जरूरत है। रादर 50 क्वेश्चन में भी आप 5 क्वेश्चन में भी आप बहुत अच्छे से ग्रिप बना सकते हैं। इंपॉर्टेंस ये है कि आप कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से समझे हैं, है ना? हाँ, प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से वर्कबुक दिया जाएगा। मेन वर्कबुक के साथ में आपको एक एक्स्ट्रा वर्कबुक और तीसरा वर्कबुक दिया जाएगा, जिसमें आपके पास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, उसका पूरा कंपाइलेशन है, वो साथ में अपन करते जाएंगे। तो 3 चीजें आपके साथ में होगी। फिर से एक बार दोहरा देता हूं, मेन वर्कबुक मेरी रहेगी, दूसरा आपको प्रैक्टिस शीट अवेलेबल करवाऊंगा मैं आपको, और तीसरा पास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चन का अपन एक पूरा सीरीज बनाए हैं, वो सारे क्वेश्चंस भी आपको करना है। इससे क्या होएगा, आपको अपना इवैल्यूएशन अगर करना है तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसको बेस मानते हुए आप अपना इवैल्यूएशन बेटर कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर का एक्सपेक्टेशन क्या है और आपका अभी फिलहाल लेवल क्या आया है। आपको अपने आप को बढ़ाना है, अपग्रेड करना है, या फिर आप जिस लेवल पे अभी हैं वो लेवल बिल्कुल बराबर है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आते जाएगा। सर अगर हम लोग ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एक कर दिया और उसमें अगर मुझे कोई डाउट डिफिकल्टी आता है तो क्या होगा? मेरा नंबर यहाँ पर आपके पास में यहाँ पर शो हो रहा है, देखो ये नंबर आपके पास शो हो रहा है, या इस नंबर पर आप मुझे कॉल, इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर अपना डाउट जो है वो इसके नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो उसका प्रॉपर ऑडियो बना करके या वीडियो अगर मेरे को रिक्वायर्ड लगता है तो वीडियो बना करके मैं आपको उसको सेंड कर दिया करूंगा। ठीक है, चलिए सो अब मूव करते हैं अपने आज के पहले टॉपिक की तरफ। नाम है बेटा इसका पार्टनरशिप। नाम है पार्टनरशिप। आइए एक काम करते हैं, और आगे के लिए भी अपने आप को प्रिपेयर करके रखना। 1 मिनट दीजिएगा। हाँ जी,
हम जब भी कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले उसका एक रोड मैप डिसाइड कर लेंगे। सबसे पहला देखो, आप समझिए, आप अभी आज ये स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं और आपको जाना कहाँ है, इसके बीच में कितने पड़ाव आएंगे, कहाँ कहाँ आपको रुकना है, किसकी किसकी कितनी वैल्यू है, उन सारी चीजों का अगर आप मापदंड लेते हुए जाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, इस रास्ते की जर्नी कैसी रहेगी हमारी। तो पहले ही दिन अपन लोग क्या करते हैं सर, इसका एक रोड मैप क्रिएट कर लेते हैं। आइए बेटा मेरे साथ लिखना शुरू करें। बेटा लिखिए, आइए पार्टनरशिप लिखिएगा बेटा, रोड मैप। एक मिनट, इसको बुला तो रहा है जल्दी। आगे आगे जी, पहला पोर्शन लिखना, इसमें हम लिखेंगे थियरी। कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं बेटा, उन थ्योरी क्वेश्चंस को भी अपन देखेंगे। ये सर पार्टनरशिप के लॉ के रिलेटेड रहेगी। दूसरा लिखना है बेटा बेसिक एप्लीकेशन बेसिक एप्लीकेशन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। कुछ पार्टनरशिप एक्ट के कुछ पॉइंट्स हैं, उनका बेसिक एप्लीकेशन की बात करेंगे। सर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होंगे, लिस्ट आउट कर लेते हैं। जैसे पहला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तीसरा, P&L अप्रोप्रिएशन। चौथा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पांचवा, मिनिमम रेम्युनरेशन टू द पार्टनर। सिक्स्थ, क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, P&L अप्रोप्रिएशन, इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मिनिमम रेम्युनरेशन टू द पार्टनर्स। फिर लिखना कमीशन टू द पार्टनर्स, कमीशन टू द पार्टनर्स एंड सो ऑन। ये कुछ 6-7 टॉपिक है, एक दो जगह और छोड़ दीजिएगा। कुछ ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इसको अपन को डील करना रहेगा। बेसिक एप्लीकेशन के बाद में तीसरा टॉपिक रहेगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। जो भी पार्टनरशिप फॉर्म है उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। सर ये क्या होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन? रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब पार्टनरशिप फर्म में कुछ भी नया या तो आया है या जो एग्जिस्टिंग है वो गया है। वो कैसे गया है, तो उसी कारण जो भी फेरबदल होंगे उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे इसमें बात करेंगे अपन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। दूसरा बात करेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तीसरा बात करेंगे अपन डेथ ऑफ पार्टनर। जब भी एडमिशन में हो जाएगा पार्टनर का, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगी, तो क्या क्या इवेंट यहां पर होंगे उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन में। एंड देन लास्ट स्टेप हमारा रहता है, लास्ट स्टेप होगा दैट इज वाइंडिंग अप, समापन, दैट इज डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो ये कुल पूरा हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप पूरा। 30 मार्क के लिए आता है बेटा ये चैप्टर, 30 मार्क्स के लिए।
25 to 30 मार्क्स के लिए चैप्टर आता है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो व्यक्ति आगे CS ऐसे कोर्स में आगे अपने आप को एनरोल करना चाहता है, उनके लिए बता दो बेटा 12th के दोनों टॉपिक पार्टनरशिप और कंपनी सबसे ज्यादा वेटेज ये आपके CA में भी रखते हैं, है ना। सो ये जो चीज आपने पढ़ा होगा उसी को आगे एडवांस लेवल पर यहाँ पर आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, सो ये हम लोगों ने क्या डिसाइड करा, क्या क्या दिखा यहाँ पर, हम लोगों ने यहाँ पर बात किया अबाउट सर ये किस तरह से हमारा पूरा चैप्टर का हम जर्नी करने वाले हैं, पूरा रोड मैप हम लोगों ने देखा। आइए एक एक कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। पार्टनरशिप, चलिए बेटा, तो पार्टनरशिप के विषय में अपन बात करें तो देखो, पहले मुझे आपको कुछ ऐसी बेसिक सी बातें आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोग इन्वॉल्वमेंट दिखाइएगा, मजा आएगा। हुआ ऐसा कि सर एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्ट मतलब सर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया एक ऐसा पर्टिकुलर एक्ट है जो कि इन्फोर्सेबल होता है, इसी के तहत सारा काम करना होता है। मतलब सर एग्जांपल जरा देके बताओ, जैसे मान के चलो मैंने आपको बोला कि साहब मैं 12th आपको पूरा पढ़ाऊंगा, सर फीस रहेगी 5000 रुपीज पर सब्जेक्ट, अकाउंट जो है वो मैं पढ़ाऊंगा, 5000 रुपये आपका फीस रहेगा। आपने सभी ने क्या करा, मुझे 5000 रुपये दे दिया, मैंने एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ाया और उसके बाद में रफू चक्कर हो गया। क्या आप लोग मुझ पर स्यू फाइल कर सकते हो? स्यू करना मतलब आप मुझ पर केस लगा सकते हैं, आप पुलिस स्टेशन में जाकर के मेरी कंप्लेंट कर सकते हैं। आंसर इज यस। पर आपको हक दिया तो दिया किसने? आप कैसे, आप कौन होते हैं जो मुझ पर आप एलिगेशन लगाए, आप मुझ पर केस करें? आपको हक किसने दिया? सर आपको हक दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बोला है कि सर दो पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, वो भले ओरल एग्रीमेंट हुआ हो पर एक एग्रीमेंट तो हुआ था, और उसके तहत आपने कमिट किया था कि आप पैसा दीजिए तो मैं बदले में पूरा कोर्स आपको पढ़ाऊंगा। तो वो जो एनफोर्सिबिलिटी क्रिएट होती है वो एक एक्ट के माध्यम से क्रिएट होती है। एक एग्जांपल और लेते हैं। वो ऐसा कि मैंने ना एक आम की टोकरी बुलवाई थी, अमेजोन से बुलवाई। क्या बिकती है? अरे हाँ मस्त बिकती है साहब। तो अमेजोन से मैंने आम की एक पूरी टोकरी मंगवाई। सर मैंने मंगवाई थी अभिषेक पावेचा, मेरा नाम, मेरे घर पर एड्रेस पर मंगवाई थी। उसी के जस्ट 3 घर छोड़ करके भी एक व्यक्ति जो रहता है उनका नाम भी अभिषेक पावेचा। अब हुआ क्या, गलती से जो ये देने वाला व्यक्ति है, जो डिलीवरी वाला बॉय है, उसने क्या करा, मेरे घर पे ना देते हुए उस वाले व्यक्ति को, उस अभिषेक पावेचा को प्रोवाइड कर दिया। अभी हुआ क्या, उस व्यक्ति को लगा अच्छा किसी ने गिफ्ट भेजा होगा, जो भी करा होगा, आम इतने अच्छे दिख रहे हैं, फटाफट से उसने कंज्यूम कर दिया। मैंने देखा वहां पर मेरे पास मोबाइल पर मैसेज आया कि वो डिलीवर्ड हो गया। मैंने कहा यार डिलीवर्ड तो हुआ नहीं है। मैंने वहां कॉल लगाया सेंटर पर, तो उन्होंने बताया कि सर इस पर्टिकुलर पते पर मैंने डिलीवर करा है। मैं उन व्यक्ति के पास में गया, मैंने कहा यार भैया आपके पास में कोई आम की पेटी वगैरह आई है क्या? उसने बोला हाँ सर आई थी, वो तो हमने कंज्यूम कर ली। अब आप मुझे बताइए, क्या वो व्यक्ति मुझे पेमेंट करेगा या नहीं करेगा? डेफिनेटली उसको मुझे पे करना पड़ेगा ना, क्योंकि उस पर्टिकुलर चीज का पैसा मैं ऑलरेडी दे चुका था और उसको कंज्यूम मुझे करना था, पर मेरी जगह पर किसी और व्यक्ति ने कंज्यूम कर दिया, तो वो व्यक्ति इज लाइबल टू पे सर्टेन अमाउंट टू मी, है ना। अब सर कितना पे करेगा? वो बोले ले चल 50 रुपए ले चल, मान ले अब खत्म कर। मैंने कहा क्या 50 रुपए क्या भैया, मैंने 500 रुपए पे करा हुआ है। बोले ठीक 500 रुपए तो नहीं मिलेगा, 50 रुपए चाहिए तो ले जा। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं चलेगा, आप मुझे रिजनेबली पे करो यार, आपको रिजनेबल पे करना पड़ेगा। सर ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत मैंने उसे बाउंड करा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत मेरे और उसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, मेरे और उसके बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं था, पर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था जिसने बोला भैया कि आपको रिजनेबली पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने किसी और का चीज कंज्यूम करा हुआ है, तो उसको आप कंपनसेट करो, पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो किसी और का सामान कंज्यूम कर देता है या फिर दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है तो रिजनेबली पे करो। अब हुआ ऐसा कि सर ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सर देखो मैंने क्या करा, मैं एक पर्टिकुलर होटल में गया,
मैंने कहा होटल भाई, होटल वाले भैया ये जरा यहाँ पर बताइए, ये पर्टिकुलर रूम जो है, ये स्वीट है, ये कितने में आप मुझे प्रोवाइड करेंगे? उन्होंने बोला पूरा पैकेज मिला करके सर 10,000 रुपीज में आ रहा है। अब आप मुझे बताइए, मैंने वहां पर वो पर्टिकुलर फैसिलिटी इंजॉय करा, मुझे वहां पर उनको रिजनेबली पे करना पड़ेगा या फिर 10,000 रुपीज जो पे करना है वही पे करना पड़ेगा? सोचो सर, 10,000 पूरा वही पे करना पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि हम दोनों पार्टीज के बीच में क्या हुआ है सर, हम दोनों पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। हम दोनों पार्टीज के बीच में यहां पर कोई रिजनेबली पे नहीं करेंगे अपन। ध्यान सुनना फिर से सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है, लॉ में क्या लिखा हुआ है सर, अगर कुछ ऐसा होता है, कोई इवेंट ऐसी घटित होती है तो उसके लिए रिजनेबली पे कर दीजिए। बट यहां पर कॉन्ट्रैक्ट, अगर दो पार्टी के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो व्यक्तियों के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, दो व्यक्तियों के, दो पार्टियों के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो अमाउंट लिखा हुआ होगा उस अमाउंट को ही पे करना पड़ेगा। आप यहां पर रिजनेबली शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बोले यार समझ लेना, ले अभी 5,000 रुपए ले ले, ऐसा नहीं कर सकते। जो आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सर कॉन्ट्रैक्ट कहां होता है, जब आप वहां पर होटल में जाते हैं तो एक पर्टिकुलर फॉर्म आपको भरना पड़ता है, वहां पर वो कुछ शर्तों पे साइन करवाते हैं आपसे, वो डिक्लेरेशन है, वो साइन आपका एक्सेप्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं कि जो आपने हमें अमाउंट कोट किया हुआ है उस अमाउंट के ऊपर हमें कोई आपत्ति नहीं है जनाब, आप जो बोल रहे हो उस अमाउंट को हमने स्वीकार किया है और हम मानते हैं अपने आप को कि हमें इतना लायबिलिटी है, इतना पेमेंट आपको करना है। तो साहब यहां पर कोई 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 रीजनेबल नहीं होगा, यहां पर जितना लिखा हुआ है उतना ही आएगा। सर अभी एक ज्ञान क्यों दिया, मैं अभी एक पॉइंट समझाता हूं। हुआ ऐसा, ध्यान से समझना है बेटा, अभी आप लोगों ने क्या समझा कि सब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रीजनेबल बोलता है कि हाँ ठीक है एक्ट के अनुसार रीजनेबल ही दे दो, पर जब दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है तो रीजनेबल गया भाड़ में। साहब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या होगा, जितना लिखा हुआ है उतना मिलना चाहिए। अब सर क्या हुआ, देखो जरा, दोनों के बीच में सर ये दो लोग हैं, इन दोनों के बीच में कोई पर्टिकुलर पार्टनरशिप हुई। अभी ये चंगू है और ये अपना मंगू, चंगू और मंगू दोनों ने मिलकर बोला बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, चलो शुरू करें अपन पार्टनरशिप से कुछ काम। अब पार्टनरशिप लगा करके कुछ काम चालू कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। अब इन्होंने क्या करना, काम करे, बोले यार क्या करे। उन्होंने सोचा कुछ नहीं करते, अपन चाय का बिजनेस करते हैं। बोले चाय का बिजनेस में आजकल स्कोप बहुत है, या तो अच्छा बिजनेस होएगा या फिर सीधा प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने, चंगू और मंगू ने क्या काम चालू करा, बोले अपन एक काम करते हैं साहब, हम लोग एक काम करते हैं, क्या काम करना है बाबू, हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग एक चाय का बिजनेस, टी स्टॉल स्टार्ट करते हैं, चाय का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ओके, मंगू ने बोला मैं क्या लेकर के आऊं, उसने लेट से एक कुछ पर्टिकुलर जितना भी स्टफ लगता है, आपका जो पतीला वगैरह है, गैस है, ये सारा चीजें ये लेकर के आ गया, और जितना भी सामान वगैरह बनाने का जो जिम्मा होगा, स्किल ऑपरेशन जितना भी होगा वो सारा ये चंगू के पास में रखा। अब हुआ ऐसा कि मामला बढ़ने लगा, दोनों अच्छा कमाने लगे। अब कमाने लगे तो फिर इन लोगों ने सोचा कि साहब अब जितना पैसा मिल रहा है वो पैसे के ऊपर बंटवारा करे तो करे कैसे। अभी इन लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अरे भाई दोस्तों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट कहां आता है। आप अपने दोस्त के साथ में जाते हो, आप अपने दोस्त के साथ में मिलकर कुछ काम करते हो तो क्या पहले लिखा पढ़ी करते हो? अरे आप खुद सोचो, अभी जिसके साथ में आप हैं, जिसके साथ में साथ जीने और मरने की कस्में खा रहे हैं, या कोई पेपर पे कोई कॉन्ट्रैक्ट कराया आपने? नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं सर, ये दोनों चंगू और मंगू ने मिल करके जो बिजनेस चालू करा है उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं करा रे बाबा, अभी चालू हो गए, ठीक है। अब हुआ ऐसा कि सर इनका जो प्रॉफिट आया, ये प्रॉफिट कैसे बांटे। चंगू ने बोला सुन देख, अगर मैं चाय इतनी अच्छी नहीं बनाता तो क्या आपको लगता है कि बहुत सारे कस्टमर आते हैं अपने पास में, बहुत ज्यादा ग्राहक आते हैं अपने पास में? बोला नहीं। और अगर ग्राहक नहीं आते तो क्या आपको लगता है कि हम प्रॉफिट कमा पाते? बोले नहीं। इसलिए प्रॉफिट का 90% मुझे बिलोंग करता है, क्योंकि मेरी स्किल के कारण ये सारा चीजें आया, तू 10% ले और जा। मंगू ने बोला सुन भाई, अगर तेरे पास स्किल है तो तू पहले ही काम कर लेता, पर तुझे मेरे द्वारा दिए गए ये जो स्टफ है,
जो से पतीला है, आपका गैस की टंकी है, या फिर जो भी चीजें इसमें रिक्वायर्ड होता है, जितना भी सामग्री रिक्वायर्ड होता है, वो सारा चीजें मैंने प्रोवाइड करा और इसी के लिए तू कैपेबल हुआ कि इतनी अच्छी चाय बना पाए। इसके कारण जो सारा ज्यादा बड़ा हिस्सा होना चाहिए प्रॉफिट का, वो तो मुझे बिलोंग करना चाहिए ना भाई, क्योंकि मेरे कारण तू अच्छी चाय बना पाया, तेरे पास स्किल तो थी तो पहले कर लेता तू। दोनों में लड़ाई हो गई। अब ये प्रॉफिट के ऊपर क्या होगा? क्या दोनों के बीच में कोई लिखा पड़ी थी? नहीं, बोले दोनों मिलकर के काम चालू कर रहे थे और दोनों के बीच में अब लड़ाई हो गई कि प्रॉफिट का इतना बड़ा हिस्सा तो रखेगा। अब ये दोनों गए भागते भागते पुलिस के पास में, पुलिस स्टेशन गए। पुलिस भैया को बताया, देख चंगू और मंगू ने अपनी अपनी कहानी सुनाई। पुलिस बेचारा परेशान, बोले बात तो इसकी भी सही है, स्किल इसके पास भी है, और बात इसकी भी सही है कि बिना इसके सामग्री के ये अपनी स्किल का यूज ही नहीं कर सकता था, तो अब करे तो करे क्या? तो उन्होंने बोला अब क्या करा जाए? यहां पर वो पार्टनरशिप एक्ट का सहारा लेगा बेटा जी, पार्टनरशिप एक्ट का। ओहो सर, अभी बताया था आपने कि जब कभी आप दुविधा में पड़ जाते हैं तब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सहारा लेते हैं, वैसा ही पार्टनर्स के लिए, पार्टनर्स में कोई ऐसा कोई कॉल्यूजन ना हो, दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट का निर्माण किया गया बच्चा। तो ठीक है, तो सर दोनों के बीच में कोई लिखा पढ़ी था नहीं, दोनों के बीच में कोई एग्रीमेंट लिखित में नहीं था, तो अब अगर प्रॉब्लम आया है तो कहां जाएंगे? सर पार्टनरशिप एक्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। हमने बोला पार्टनरशिप एक्ट प्रभु आप हमें पट प्रदर्शित करिए। उसने बोला किस रिस्पेक्ट में करूं? हमने बोला ये चंगू और मंगू लड़ मरे हैं साहब, ये बोलते प्रॉफिट मेरा ज्यादा, वो बोले प्रॉफिट मेरा ज्यादा, अब करे तो करे क्या? पार्टनरशिप एक्ट ने बोला देखो, इसने एक प्रश्न पूछा, क्या आपने पार्टनरशिप डीड बनाई है? ये डीड क्या होती है सर? डीड मतलब एक तरह का ऐसा एग्रीमेंट है ना, पार्टनरशिप की भाषा में उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। है कुछ नहीं बेटा, एक एग्रीमेंट है, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप डीड बनाई है। उसने बोला सर कोई लिखा पढ़ी नहीं करी, यही हमारी सबसे बड़ी गलती हो गई। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, तो पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि आपको इक्वल रेशियो में इसे बांट लेना चाहिए, अर्थात चंगू तेरा 50%, मंगू तेरा 50%। अब ज्यादा बहसबाजी नहीं होगी, पार्टनरशिप एक्ट ने डिसीजन सुना दिया है। बढ़िया सर, अगर थोड़ी सी स्टोरी रिवाइंड करते हैं और अब ये कहानी में ये ट्विस्ट डालते हैं कि चंगू आया, मंगू आया, दोनों ने मिलकर के बोला आओ चलो मिलकर के चाय का ठेला डालते हैं, पर चंगू ने वहीं पर बोल दिया कि भाई मैं प्रॉफिट का 60% रखूंगा और तू प्रॉफिट का 40% रखेगा, हम बैठ करके लिखा पढ़ी कर लेते हैं। क्या यहां पर डीड अगर एग्जीक्यूट हो जाती तो क्या ये प्रॉब्लम आता? आंसर इज नो सर। यहां पर इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट पे साइन हो गए थे, उन दोनों ने अपनी एक्सेप्टेंस जाहिर कर दी थी कि जिस रेशियो पर हम दोनों एग्री हो रहे हैं उसमें ना तुझे कोई प्रॉब्लम है ना मुझे कोई प्रॉब्लम है, जो प्रॉफिट आएगा 60 तू रखना 40 मैं रखूंगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा फिर उसके अनुसार बात होगी। अर्थात अब दिमाग धीरे 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 समझ में आ रहा। अभी मैंने पार्टनरशिप भी नहीं समझाया, अभी मैं सिर्फ आपको देखो सिंपल सी बात समझो, मैं प्रैक्टिकली आपको पहले लेकर जाना चाह रहा हूं, थियरी वेरी बाद में अपन समझेंगे। अगर समझो मुझे आपको डॉग के बारे में कुछ समझाना है तो मैं ऐसा थोड़ी ना आपको लिख करके बताऊंगा देखो डॉग की थियरी ऐसी ऐसी है, मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा ना भाई डॉग ऐसा है ऐसा, समझ रहे हो? वैसा ही यहां पर अभी अपन ने पार्टनरशिप का पी भी नहीं पढ़ा है, अभी अपन ने कोई डेफिनेशन नहीं समझा है, पर एटलीस्ट समझे तो कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स आए, उनके बीच में कुछ चीजों का प्रॉब्लम अगर होता है तो सॉर्ट आउट कैसे होता है, और ये प्रॉब्लम हो ही ना उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने दो चीजें पढ़ा सर, एक दो पार्टनर है, उन दोनों के बीच में अगर कोई लिखा पढ़ी हो जाती है, एग्रीमेंट होता है, सर अब शुद्ध भाषा में बोलो ना, इसे क्या कहेंगे? पार्टनरशिप डीड बन जाती है। तो डीड हमेशा प्रिविल करेगी, डीड हमेशा ओवरराइडिंग इफेक्ट में रहेगी, किससे? सर पार्टनरशिप एक्ट से, है उसी के अंदर के बने हुए। मतलब पार्टनरशिप एक्ट बोलता है जहां तुमको कोई कुछ ना मिले ना, जहां तुम्हारा कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट ना हो, मेरे पास आ जाना। और पार्टनरशिप डीड क्या बोलता है? प्रॉब्लम होने ही नहीं देंगे, उससे पहले ही सारे पॉइंट्स को हम लोग क्लियर कर देंगे। बात समझ में आता है बेटा? तो यहां पर हम लोगों ने क्या पॉइंट पढ़ा? सर हम लोगों ने पढ़ा कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, वैसा ही एक पार्टनरशिप डीड है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर पार्टनरशिप डीड बनाई गई है, और एक है पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जगह हमने बोला पार्टनरशिप एक्ट। तो जब कभी भी हमारे पास में कुछ भी लिखा पढ़ी नहीं होगी, हम पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करेंगे, और जब हमारे पास कोई लिखा पढ़ी होगी तो हम लोग बोलेंगे भाई एग्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, उस एग्रीमेंट को फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे।
Am I clear till here? ओके बेटा, चलिए। सर अगर यहाँ पर अपन देखें पार्टनरशिप का, तो अभी अपन ने एक थोड़ा सा पॉइंट पढ़ा है, एक थोड़ा सा पॉइंट कवर करा है अपन ने। कौन सा पॉइंट कवर करा है? जस्ट अ मोमेंट है बेटा। हाँ, एक थोड़ा सा पॉइंट कवर करा है अपन ने। सर कौन सा? पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड क्या होता है और पार्टनरशिप एक्ट कब आता है। सर अब ये तो बताओ, पार्टनर्स क्या होते हैं? पार्टनर मतलब एक ऐसे व्यक्ति जो प्रॉफिट में और लॉस में हिस्सा लेने के लिए अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड पर बिजनेस में एंटर होते हैं। मैं समझा नहीं सर क्या? जैसे मान लो मैं और आप, हम दोनों ने बोला सर आपको बहुत टाइम का अनुभव है पढ़ाने का, और सर मेरे पास पैसा अच्छा खासा है, आप अपनी स्किल लगाइए, मैं अपना पैसा लगाता हूं, बोलो सर वेंचर स्टार्ट करें। मैंने कहा चलो करते हैं। आपका पैसा, मेरा अनुभव, मेरा स्किल, हम दोनों ने मिल करके एक वेंचर स्टार्ट करा, मिलकर एक वेंचर स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब जब मिल करके हमने वेंचर स्टार्ट करा तो आप मेरे साथ में आ रहे हो, तो आपका इंटेंशन क्या है? भारत को साक्षर करना, इंडिया को लिटरेट करना, ये आपका मकसद है? कोई मकसद नहीं है सर। ये मेरा मकसद सिर्फ इतना सा है कि आप जो आपकी स्किल को बेचोगे उससे कुछ मुनाफा होगा, उस मुनाफे में मेरे को हिस्सा चाहिए भाई, सीधी सी बात। अच्छा, तो आप मेरे साथ में आए क्यों? तो ताकि आप आपका मुनाफा शेयर कर पाओ। मैं आपके साथ में क्यों आ रहा हूं भाई? मेरे पास में भी स्किल है तो मैं अपना खुद का बिजनेस कर लेता हूं, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है ना सर कि इतना बड़ा एक सेटअप में एस्टैब्लिश कर पाऊं, इसलिए मैंने आपका सहारा लिया। तो जो मुनाफा आएगा, एक्चुअली मेरा 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 मोटिव क्या था कि जो मैं मेरी स्किल बेच करके जो मैं टोटल रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूं उसमें कुछ हिस्सा मैं आपको दे करके बाकी हिस्सा मैं मेरे पास में रखूंगा। बात समझ में आया? अर्थात दो जब लोग मिल रहे हैं या दो से ज्यादा लोग मिल रहे हैं, किस पर्पस के लिए? ताकि वो प्रॉफिट को शेयर कर पाए, उन लोगों को नाम दिया जाएगा बेटा पार्टनर्स। सर सिर्फ प्रॉफिट को ही शेयर करने के लिए क्या लॉस को शेयर नहीं करते? बेटा प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉसेस ऑल्सो। फिर से बोलता हूं, प्रॉफिट इंक्लूड्स लॉसेस ऑल्सो। लॉस और कुछ नहीं है, इट्स अ नेगेटिव प्रॉफिट। फिर से बोलता हूं बेटा, लॉस और कुछ नहीं है, इट्स अ नेगेटिव प्रॉफिट। बोला यही जाएगा कि वो प्रॉफिट, कोई ऐसा बोलेगा मैं लॉस शेयर करने के लिए आपके साथ आ रहा हूं, नहीं ना। हाँ, पर बिजनेस में कुछ डिसीजन ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण लॉस मेकिंग वेंचर हो जाता है, और उसके कारण जो लॉस आया है उसको भी बांटना पड़ेगा ना। अगर प्रॉफिट में आपने हिस्सेदारी दिखाई है तो लॉस में भी हिस्सेदारी दिखाओगे, सीधी सी बात है। तो हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़े। पार्टनरशिप एक्ट क्या होता है, कुछ एक्ट के विषय में थोड़ा बहुत नॉलेज लिया अपन ने। कल के सेशन में अपन और भी उसको डेप्थ में जाकर के एनालिसिस करेंगे कि एक्ट कैसे बनता है। मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा, पूरा एक्ट कैसे बनता है। देखो जब पढ़ रहे हैं बिल्कुल एकदम रूट से पढ़ेंगे अपन, एकदम जड़ से पढ़ेंगे, ताकि हमारा फंडामेंटल्स क्लियर होंगे ना, तो हम लोगों को क्वेश्चंस को रटना नहीं पड़ेगा। मैंने देखा है और बड़ा दुख भी होता है, लोग बाग अकाउंट को भी रटते हैं, बहुत भयंकर तरीके से रटते हैं। उनको ये पूछ लो ना कि ये वाला मिस्टर एक्स मिस्टर वाई वाला क्वेश्चन जिसका रेशियो 3:2 का है, ये प्रॉफिट ये है या फिर कैपिटल ये है, इनका आंसर क्या होगा, वो आंसर तक बता देते हैं। उनको क्वेश्चन बोले 5 बार हमने कर दिया है, याद हो गया क्वेश्चन। ऐसा नहीं करना बेटा अपन ने। हम लोगों को अगर आगे की जर्नी बहुत अच्छी स्मूथ करना है तो अभी एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर अपन को ध्यान देना होगा, एक एक कॉन्सेप्ट को अपन को बहुत बारीकी से समझना होगा। पूरे मेरे एफर्ट, जितना मेरे पास नॉलेज है, पूरा मेरा एफर्ट डाल करके आप तक वो सारी बातें एकदम स्वीट सिंपल मैनर में आप तक पहुंचाऊंगा बेटा, उसकी चिंता मत करना। बट कभी भी हम लोग इस अप्रोच में नहीं आएंगे कि ये रट डालो, इसको याद ही कर लो, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसको तो 5 बार लिख लो। ऐसा कभी आप ना मेरे मुंह से सुनेंगे, ना मैं कभी आपको एडवाइस करूंगा कि ऐसा कुछ करना है, क्योंकि 12th हमारा यहाँ पर हमारा करियर का एंड नहीं है, रादर इट्स अ बिगिनिंग। और यहाँ पर ये नींव बनाने का काम चल रहा है बेटा, हम हमारा फाउंडेशन बना रहे हैं। और फाउंडेशन अगर थोड़ा बहुत वीक रह गया ना, थोड़ा बहुत क्या, अगर जरा सा भी वीक रहा ना बेटा, इमारत का कभी भी गिरने का डर रहेगा। तो इससे बेटर है यहाँ पर बहुत कॉन्सेप्चुअली हम लोगों को एक एक चीज को लर्न करना है, समझना है। हम लोगों ने कुछ एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया, कुछ हम लोगों ने ये समझा कि पार्टनरशिप डीड जैसा कुछ होता है। मैंने अभी तक डीड के बारे में बताया नहीं, कल मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि पार्टनरशिप डीड दिखती कैसे है, लाइव अपन देखेंगे। एट द सेम टाइम हम लोगों ने अभी बात करा कि पार्टनर्स क्या होते हैं, ठीक है। सो आज की जर्नी अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी अपन मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। आज जितना कॉन्सेप्ट अपने कवर किया है उसको एक बार आप रिकॉल करिए, ठीक है। बाय बाय।